अस्सलाम वालेकुम। 3 मई 2024 पाकिस्तान ने चाइना के चैंग-ई 6 मिशन के साथ अपना पहला मून मिशन आईक्यूब कमर सैटेलाइट लॉन्च किया और इस लॉन्च को पाकिस्तान भर के टेलीविजन में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। का चांद पर पहला सैटेलाइट मिशन आईक्यूब कमर आज चीन सैटेलाइट मिशन आईक्यूब कमर ये पहला सैटेलाइट मिशन आईक्यूब के पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। ये दुनिया का पहला एक सेलिब्रेशन का माहौल बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। बीजिंग में मौजूद पाकिस्तानी डिप्लोमेट खलीलुर रहमान हाशमी 3 मई को ट्वीट करते हुए बताते हैं कि 8 मई को ये सैटेलाइट चांद के मदार में दाखिल हो जाएगी, जहां ये 3 से 6 माह रहेगी। लेकिन क्या ये वाकई ही इतनी बड़ी अचीवमेंट थी? इस वीडियो के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या हमें इस पर खुश होना चाहिए या शर्मिंदा। का चांद पर पहला सैटेलाइट मिशन आईक्यूब कमर आज चीन के China has launched an unprecedented mission to retrieve samples from the far side of the moon. सैटेलाइट मिशन आईक्यूब कमर पहला सैटेलाइट मिशन आईक्यूब के बात शुरू होती है 2019 में, जब चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपने APSCO स्टेट मेंबर्स को ये फ्री अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है कि वो इंटरनेशनल पेलोड्स को भी अपने चैंग-ई 6 मिशन के साथ लेकर जाएगा, लेकिन इन पेलोड्स का वजन 10 किलो से ज़्यादा ना हो। ऐसे में 20 रियासतें चाइना को एप्लीकेशन लिखती हैं और इन 20 में से सिर्फ 4 ही सिलेक्ट हो पाती हैं, जिनमें फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके बाद पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्क को मिलकर एक नैनो सैटेलाइट तैयार करते हैं, जिसे चाइनीज़ सियोन 2 और पाकिस्तानी आईक्यूब कमर का नाम देते हैं। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना मिलकर 2013 में सियोन 1 भी बना चुके हैं। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि क्यूब शेप सैटेलाइट है। रूबिक्स क्यूब तो देखा होगा आपने, बिल्कुल उस शेप की ये सैटेलाइट है। दरअसल ये नैनो सैटेलाइट्स अपने छोटे साइजेस की वजह से जानी जाती हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की बनाई हुई आईक्यूब कमर की बात करें तो इसका वजन सिर्फ 6 किलो है, और अगर इसके साथ लगे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मिला लिया जाए तो टोटल 9.5 किलो वजन है। अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या शामिल है? जैसे इसके एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए स्टार और सन सेंसर्स लगाए गए हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है। 1 मेगापिक्सल के 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं जो लूनर ऑर्बिट और चांद की बनाई गई तस्वीर को एक्स बैंड की मदद से 1 kb/s की स्पीड से जमीन पर भेजेगा। और इस सैटेलाइट को एनर्जी देने के लिए 2 सोलर पैनल्स और 139 वाट की बैटरी भी इंस्टॉल की गई है। तो इस तरह सारी चीज़ों को मिलाकर इसका टोटल वजन 9.5 किलो है। अब इस क्यूबसैट मिशन के कामयाब होने के 3 स्टेप्स हैं। पहला ये कि क्यूबसैट लाइट चैंग-ई 6 मिशन से कामयाबी से अलहदा होगा और इसकी वीडियो भी शो होगी। दूसरा ये कि IST को इससे सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड ये कि ये नैनो सैटेलाइट ऑर्बिट, अर्थ और मून की इकट्ठी तस्वीरें लेगा और ज़मीन पर भेजेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के मेंबर खुरम खुर्शीद अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि ये सैटेलाइट सिर्फ तस्वीरें बनाएगी, जिससे साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा। ऑर्बिट करेगा और हमें मतलब चांद के सरफेस की तस्वीर और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंफॉर्मेशन। अब आप खुद एक दफ़ा सोचें कि ये मिशन सिर्फ चांद की तस्वीरें बनाएगा और हम इसे इतनी बड़ी अचीवमेंट मान रहे हैं जैसे हमने चांद ही फतह कर लिया हो। दूसरी तरफ चाइना का चैंग-ई 6 मिशन ह्यूमन हिस्ट्री का पहला मिशन होगा जो चांद की फार साइड से सैंपल कलेक्ट करेगा और ज़मीन पर लेकर आएगा। China has launched an unprecedented mission to retrieve samples from the far side of the moon. अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार साइड कहाँ है और क्या है। दरअसल चांद की 2 साइड्स हैं। एक वो जो ज़मीन से हमें नज़र आती है और इसे हम नियर साइड ऑफ मून भी कहते हैं, लेकिन एक वो साइड है जो ज़मीन से कभी नज़र नहीं आती, जिसे हम फार साइड या डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। इस फार साइड की पिक्चर्स पहली दफ़ा 1959 में सोवियत लूनर 3 स्पेसक्राफ्ट ने ली थी। आज तक टोटल 10 सैंपल रिटर्न मिशन चांद पर जा चुके हैं, लेकिन ये 10 चांद की नियर साइड से ही सैंपल कलेक्ट कर पाए हैं। इस तरह चाइना की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है और चांद की फार साइड से सैंपल कलेक्ट करके ले आता है। चांद की नियर और फार साइड में दरअसल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
जैसे फार साइड जो है वो काफ़ी थिकर है नियर साइड की निस्बत। The far side is thicker. It's not like, oh, part of it is and part of it isn't. No, it really, the other side of the moon has a thicker crust than the near side. और इस फार साइड में बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स यानी खड्डे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन अपनी रिसर्च में बताते हैं कि आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले एक 200 किलोमीटर का एस्टेरॉयड इस फार साइड से टकराया, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया जिसे हम साउथ पोल एडिकन बेस भी कहते हैं। इस साउथ पोल एडिकन बेस का डायमीटर 2500 किलोमीटर है और ये 6 से 8 किलोमीटर तक गहरा है। अब इस बम्बार्डमेंट के नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई और इन हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स ने नियर साइड ऑफ मून की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया, जहां इनकी कंसंट्रेशन और बढ़ गई। इन हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स को हम क्रीप और थोरियम के नाम से जानते हैं। इन एलिमेंट्स ने नियर साइड ऑफ मून पे इतनी हीट प्रोड्यूस की कि यहाँ पे आतिशफिशां उबलना शुरू हो गए। अब ये आतिशफिशां चांद की सरफेस पे फैलने के बाद जब कूल डाउन हुए तो इसने चांद की सरफेस का कलर डार्क कर दिया। यही वजह है कि जमीन से ये चांद पर काले धब्बों की सूरत में नजर आते हैं, जिन्हें हम वोल्केनिक प्लेन्स भी कहते हैं। चैंग E6 मिशन का बुनियादी मकसद भी फार और नियर साइड में इतने ज्यादा डिफरेंस की वजूहात को तलाश करना है। यह मिशन 2 कॉम्बिनेशंस में है। एक कॉम्बिनेशन ऑर्बिटर और रिटर्नर का है जो चांद के मदार में ही घूमता रहेगा, और दूसरा कॉम्बिनेशन लैंडर और असेंडर का है जो चांद की फार साइड पे लैंडिंग करेगा और सैंपल्स कलेक्ट करेगा। ये चैंग E6 मिशन 8 मई को लूनर ऑर्बिट में दाखिल हुआ और अगले 20 से 22 दिन तक ये लैंडिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन तलाश करेगा। ये लैंडर 2 जून को साउथ पोल एडिकन बेस के अंदर अपोलो क्रेटर पर लैंड करेगा। इससे पहले 2019 में चैंग E4 भी इसी साउथ पोल एडिकन बेस के अंदर वॉन करमान क्रेटर पर लैंड कर चुका है। जैसे ही इसकी लैंडिंग होगी तो लैंडर के साथ लगे स्कूप की मदद से सरफेस सॉइल और ड्रिल के साथ 2 मिनट तक ड्रिलिंग की जाएगी और सब सरफेस सैंपल भी कलेक्ट किए जाएंगे। अब इन 2 किलो सैंपल्स को मेटल कंटेनर में पैक करके इस लैंडर के टॉप पर लगे असेंडर के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ से ये असेंडर इन सैंपल्स को लेकर पहले कॉम्बिनेशन ऑर्बिटर और रिटर्नर के पास जाएगा, जहाँ ये दोनों 1 माइल पर सेकंड पर ट्रैवल कर रहे होंगे। अब यहाँ मौजूद ये ऑर्बिटर असेंडर से सैंपल रिसीव करेगा और अगले 4 से 5 दिन तक इन्हें जमीन पर वापस पहुँचाएगा। ये चैंग E6 मिशन एक्चुअल में चैंग E5 का रेप्लिका है, लेकिन चैंग E5 ने नियर साइड ऑफ मून से सैंपल कलेक्ट किए थे, जबकि चैंग E6 फार साइड ऑफ मून से सैंपल कलेक्ट करेगा। अब अगर वर्ड चैंगी को देखा जाए तो ये दरअसल चाइनीज की गॉडेसेस ऑफ मून के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में मशहूर है कि उसने अपने हस्बैंड का एक जादुई शरबत चुरा कर पी लिया था, जिससे वो चांद पर चली गई। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस पे एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। चैंग E6 के डिप्टी चीफ डायरेक्टर वांग क्यूंग का कहना है कि इस मिशन में सबसे मुश्किल काम कम्युनिकेशन का होगा। चैंग E5 के दौरान उनका इस कम्युनिकेशन सिस्टम पे पूरा कंट्रोल था क्योंकि वो नियर साइड पे था, लेकिन इस चैंग E6 मिशन में कम्युनिकेशन का सारा इन्हिसार एक रिले सैटेलाइट क्वीन काओ 2 पर होगा। इस क्वीन काओ सैटेलाइट को चाइना मार्च में ही लॉन्च कर चुका है और फार साइड पे मौजूद लैंडर इस सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हुए अर्थ से कम्युनिकेट करेगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क जो हमसे 2 साल बाद बना वो कहाँ है और हम कहाँ। और इससे पहले हमारा हमसाया इंडिया, वो भी 2023 में चांद की फार साइड पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। एक और बात जान लें कि 1962 में पाकिस्तान एशिया में तीसरा मुल्क था इसराइल और जापान के बाद जिसने स्पेस पे अपना रॉकेट लॉन्च किया था रहबर 1 के नाम से। लेकिन उसके बाद हालत ये हो गई कि एक 9 किलो की सैटेलाइट को स्पेस पर भेजने के लिए भी हमें किसी और मुल्क का सहारा लेना पड़ रहा है। अब इसके बाद पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और स्पेस एजेंसियों को सोचने की ज़रूरत है कि एक नैनो सैटेलाइट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, जिसे स्पेस में चाइना का मिशन लेकर जाता है, और हत्ता कि जब उसकी पहली फ़ोटो रिलीज़ होती है वो भी चाइना ही के पास जाती है जहाँ से वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं, क्या उस पर खुश होना चाहिए या शर्मिंदा। एक बात जो हमें हमेशा सुनने में मिलती थी कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में दुनिया से 30 से 40 साल पीछे है, लेकिन इस मिशन के बाद ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई।